जब से ही एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया हमने देखी है तो उसके बाद से ज़्यादातर लोग जो हैं उसके एंड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने कैंग के अलग अलग ज़बरदस्त तरीके के वर्जन्स को देखा जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग लग रहे हैं और देख के ऐसा लग रहा है कि हर एक की अपनी ही एक पर्सनैलिटी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसके अंदर कहीं भी गलत नहीं बल्कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि कैंग मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसके ओरिजिन को जितना आप समझने की कोशिश करेंगे आप उतना ही ज़्यादा उसके अंदर उलझते जाएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद आज मैंने इस बात का फैसला करा कि मैं आपके साथ कैंग द कॉन्करर के सारे वेरिएंट्स के ऊपर एक एक करके नज़र डालूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा आसान तरीके से कि कौन सा वेरिएंट किस तरह बना है और उसका क्या रोल है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। सो बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कैंग द कॉन्करर के ऊपर बात करनी है या उसके बाकी किसी और भी वेरिएंट के ऊपर तो हमें उसके स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना होगा, जो कि 30th सेंचुरी के अंदर होने वाला एक आदमी जिसका नाम नथानियल रिचर्ड्स था। अब ये जो है एक आम सा इंसान था जिसके पास एक काफ़ी ज़्यादा होशियार किस्म का दिमाग था और उसके टाइमलाइन के अंदर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पीसफुल नज़र आती थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दंगे फसाद नहीं और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस था। लेकिन कैंग जो कि बचपन से ही एवेंजर्स वगैरह की स्टोरीज पढ़ा करता था, वो सोचता था कि ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बोरिंग है और इसी पूरी की पूरी बोरियत के अंदर वो अपने एक्सप्लोरेशन के अंदर निकल गया, जहाँ पे उसने कुछ और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की होने वाली टाइम प्लेटफॉर्म को तलाश कर लिया और उसने उसी टाइम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एंशिएंट इजिप्ट के अंदर जाने का फैसला करा, जहाँ पे वो वहाँ का फ़ाराओ बना और वहाँ पे पूरे के पूरे एंशिएंट इजिप्ट के ऊपर रूल करने लगा अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए जो कि वो 30th सेंचुरी से लेकर आया था। और इस तरह हमारा नथानियल रिचर्ड जो है वो पास्ट में जाके बन गया रामाटर्ड और ये इसका वो दूसरा वेरिएंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है कॉमिक्स में। और कॉमिक्स में सबसे पहले कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि रामाटर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि फैंटास्टिक फोर की कॉमिक बुक सीरीज़ के अंदर था। और ये कहानी चलती इस तरीके से कि फैंटास्टिक फोर एक दिन जो है वो अपनी हिस्ट्री को दोहरा रहे होते हैं और जानने की चीज़ें कोशिश कर रहे होते हैं, तो तब वो देखते हैं कि उनकी हिस्ट्री के अंदर उनको रामाटर्ड करके एक फ़ैरो नज़र आता है। लेकिन जब मिस्टर फैंटास्टिक अपना दिमाग चलाते हैं तो उनको समझ में आता है कि इस तरह का कोई फ़ैरो कभी हुआ ही नहीं करता था एंशिएंट इजिप्ट के अंदर। तो वो लोग टाइम ट्रैवल करके वापसी उसी टाइम के अंदर जाते हैं जहाँ पे रामाटर्ड मौजूद था और वो ये बात पता चल जाती है कि ये बेसिकली इस टाइमलाइन से नहीं बल्कि किसी और टाइमलाइन से आके यहाँ पे रूल करने की कोशिश कर रहा है। इन दी एंड वो वहाँ से रामाटर्ड को हराते हैं और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन इसी तरह जब रामाटर्ड यहाँ से फैंटास्टिक फोर से हारता है तो वो सीधा अपनी दोबारा से टाइमलाइन के अंदर वापसी रिटर्न करने के लिए जाता है। लेकिन इस बार जब वो जाता है तो उसकी टाइम डिस्प्लेसमेंट के अंदर कुछ मसाइल और कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, जिसके बाद वो 20th सेंचुरी के अंदर यानी हमारे प्रेजेंट जो मार्वल की टाइमलाइन है उसके अंदर आगे गिरता है और वहाँ पे वो किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर डूम से मिलता है। और डॉक्टर डूम से मिलने के बाद और जैसा कि आप जानते हैं कि उसको जो सबसे पहली बार टाइम ट्रैवल किया था उसने डॉक्टर डूम की टाइम प्लेटफॉर्म से ही किया था। तो एक तरह से देखा जाए तो नथानियल रिचर्ड्स यानी कैंग द कॉन्करर की सारी हिस्ट्री डूम से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और कॉमिक्स में ऐसा कई बार माना भी गया है और इसके बाद डिबेट भी की जाती है फैंस के बीच में कि नथानियल रिचर्ड जो है यानी कि कैंग द कॉन्करर वो खुद जो है डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट है या फिर रीड रिचर्ड जो कि मिस्टर फैंटास्टिक उनका डिसेंडेंट हो सकता है, क्योंकि रीड रिचर्ड्स का भी असली नाम क्योंकि रीड का भी पूरा नाम रीड रिचर्ड्स है और नथानियल का भी पूरा नाम नथानियल रिचर्ड्स है। इसी के अलावा ये डिबेट कॉमिक्स में चलती रहती है और मार्वल इसका कभी जवाब नहीं देता। खैर मूविंग बैक टू द आवर स्टोरी, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा नथानियल था वो यहाँ पे जब 20th सेंचुरी के डूम से मिलता है तो वो उसके आर्मर उसकी टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा जो इंस्पायर होता है और वो वहाँ पे अपना वैसा ही एक तरह का आर्मर बनाने की कोशिश करता है और वो अपना एक नया नाम अपना एक नया रूप बनाता है जिसको उसने नाम दिया था द स्कारलेट सेंचुरियन। और ये वही पॉसिबल वेरिएंट हो सकता है जो कि हमने एंड क्रेडिट सीन के अंदर भी देखा था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के, जो कि तीसरी पर्सनैलिटी जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। तो इसके पास भी कोई खास पावर्स नहीं बल्कि इसके आर्मर के अंदर सारी ताकतें होती है, पावर्स होती हैं और ये 20th सेंचुरी के अंदर एवेंजर्स से मुकाबला करता है, जहाँ पे एवेंजर्स से कुत्ते की तरह पिटने के बाद ये वापसी फैसला करता है कि ये अपनी 30th सेंचुरी के अंदर लौट जाएगा। लेकिन इस बार जब वो टाइम ट्रैवल करके वापसी अपनी 30th सेंचुरी के अंदर लौट रहा होता है तो उस टाइम पे उसकी दोबारा से मशीन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। मतलब मशीन है या टीन का डब्बा ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर इस बार वो 30th सेंचुरी में लैंड होने की जगह 31st सेंचुरी के अंदर लैंड हो जाता है, जहाँ वो देखता है कि इन 100 सालों के अंदर अर्थ जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। जहाँ पे वो एक पीसफुल अर्थ को छोड़ के गया तब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के लोग आ गए हैं, एक दूसरे से लोग जंग के ऊपर लगे पड़े हैं और उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है लेकिन उसका इस्तेमाल करना उनको बिल्कुल भी नहीं आता। तो तब जाके यहाँ पे नथानियल इस बात का फैसला करता है कि वो अपने दिमाग, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने टाइम ट्रैवल टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा और इस पूरी की पूरी जगह को कॉन्क्योर करेगा और इस तरह वो 31st सेंचुरी के अंदर पीस लेकर आता है, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर राज करना शुरू करता है और इस तरह से जन्म होता है हमारे पास कैंग द कॉन्करर का। और इस तरह हम जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर का जो कॉन्करर वाला वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा हमें कॉमिक्स में दिखने वाला, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि लिटरली ये पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचा चुका है, सब कुछ कॉन्क्योर कर चुका है। इसके पास टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ चुकी थी। इसने अपने आर्मर को, अपनी टेक्नोलॉजी को, सब कुछ बहुत ही एक पीक पे अपग्रेड कर लिया था और इसीलिए बार बार हम कैंग द कॉन्करर वाले रूप को ही कॉमिक्स में ज़्यादातर देखते हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें अपने एंड क्रेडिट सीन की, जिसके अंदर हमने विक्टर टाइमली को देखा, तो आप पूछेंगे कि भाई अब ये कौन सी बला आ गई है। तो विक्टर टाइमली आप समझ सकते हैं कि जिस तरह हमने गैंग को अलग अलग टाइम के अंदर ट्रैवल करते हुए देखा, तो इसी तरह वो एक बार जो है, इसका सही हम टाइम पीरियड नहीं बता सकता हूँ मैं आपको कि वो गैंग के बनने से पहले विक्टर टाइमली बना था या स्कारलेट सेंचुरियन बनने से पहले विक्टर टाइमली बना था, क्योंकि टाइम ट्रैवल के अंदर टाइम को ट्रैक करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि कैंग द कॉन्करर बनने से पहले और स्कारलेट सेंचुरियन बनने के बाद वो बीच में एक बार और टाइम ट्रैवल करके जो है 19th सेंचुरी के अंदर आया था, यानी कि 1900s के अंदर, जहाँ पे बिल्कुल अर्थ जो है टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गई थी, और वहाँ पे उसने अपना एक नया रूप, अपनी नई पर्सनैलिटी विक्टर टाइमली बनाई थी, जो कि वहाँ पे रहने वाला एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तरह का साइंटिस्ट था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, जिसने पूरी की पूरी जगह के ऊपर इंडस्ट्री लगाई, और वो एक छोटी सी सिटी विस्कॉन्सिन नाम की सिटी के अंदर आके रुका था, जहाँ का वो मेयर भी बन गया था। और क्योंकि वो सिटी बहुत ज़्यादा पुरानी, छोटी सी और बैकवर्ड टाइप की थी, तो वहाँ पे जब उसने सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई, बिजनेस लेकर आया, तो सारी की सारी दुनिया की अट्रैक्शन वो बन चुका था। लेकिन यहाँ पे विक्टर टाइमली जो चीज़ सीक्रेटली कर रहा था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, वो यहाँ पे अपनी एक सिटी को बिल्ड कर रहा था, जिसका नाम क्रोनोपोलिस है। अब क्रोनोपोलिस एक ऐसी सिटी मानी जाती है जो कि टाइम डिस्प्लेस्ड है, यानी कि ये किसी एक टाइम या स्पेस के अंदर जो एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि ये एक ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करती है जिसको किसी भी टाइम एंड स्पेस से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कैंग द कॉन्करर ही इस जगह के अंदर एंटर कर सकता है। उसके अलावा ये सिटी किसी को नज़र तक नहीं आएगी। तो बताया जाता है कि विक्टर टाइमली ही है जिसने इस पूरी की पूरी क्रोनोपोलिस को बनाया था, और आगे चल के ये कैंग का बेस ऑफ ऑपरेशन भी बन गया था। लेकिन विक्टर टाइमली की जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस टाइम पे जो है बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिस तरह थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड, और विक्टर टाइमली का उनके साथ भी काफ़ी बार इनकाउंटर हो चुका है। लेकिन जैसा कि विक्टर टाइमली काफ़ी सालों से मौजूद था, तो लोगों को ये शक होना शुरू हो गया था कि आखिरकार ये बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका हल निकालने के लिए विक्टर टाइमली ने क्या करा कि एक दिन वो गायब हो गया, और कुछ टाइम के बाद वो अपने बेटे विक्टर टाइमली जूनियर को ले आया। आपको याद होगा कि इटर्नल्स के अंदर किंगो सेम यही ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जब लोग उससे ये पूछते हैं कि वो बॉलीवुड के अंदर पिछले 40-50 साल से काम कर रहा है और वो कभी बूढ़ा नहीं होता, तो उसकी एक्सप्लेनेशन उसने ऐसी दी थी कि वो जो पहले काम करते थे उसके दादा थे, उसके परदादा थे, अब उसका बेटा है, अब उसके फादर हैं। तो इस तरह एक पूरी जनरेशन चलते वाली जिन सबकी शक्लें एक जैसी हैं। तो इसी तरह विक्टर टाइमली भी अपने विक्टर टाइमली जूनियर को यहाँ पे लेकर आता है, और यहाँ पे उसकी मीटिंग होती है डॉक्टर टिम हॉटन से। अब डॉक्टर टिम हॉटन मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। डॉक्टर टिम हॉटन वो हैं जिन्होंने मार्वल के सबसे पहले सुपर हीरो को क्रिएट किया था मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जो कि ह्यूमन टॉर्च था। अब ये वो ह्यूमन टॉर्च नहीं जो कि मैं फैंटास्टिक फोर के अंदर नजर आता है, बल्कि ये एक तरह का एंड्रॉइड था जो कि अपनी बॉडी को हीट अप करके ज़बरदस्त तरीके से अपनी आग निकाल सकता था, और इसी के बेसिस पे बाद में जाके मार्वल ने फैंटास्टिक फोर वाले ह्यूमन टॉर्च को उसकी पावर्स दी थी। तो टिम हॉटन इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को बनाते हैं। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहला दिखने वाला हीरो यही है जो कि मार्वल ने पब्लिश किया था, और बताया जाता है कि विक्टर टाइमली जूनियर जो था वही टिम हॉटन के साथ आइडियाज़ वगैरह को शेयर करता था, और वही बेसिस बना थे सारे के सारे आइडियाज़ इस ह्यूमन टॉर्च की। यानी कि मार्वल का जो सबसे पहले सुपर हीरो जिसको हमने देखा है अपनी पब्लिकेशन के अंदर, उसके पीछे भी कैंग द कॉन्करर का ही हाथ है। और ऐसा माना जाता है कि थ्रू आउट द मार्वल यूनिवर्स जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, उसके अंदर विक्टर टाइमली का ही कहीं ना कहीं से हाथ था। चाहे हम यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, हम आयरन मैन सूट्स की बात करें, या हम किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़ की बात करें, तो उस सब की जो एक ईंट रखना जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे विक्टर टाइमली यानी कैंग द कॉन्करर ने ही रखी थी। और ये कैंग द कॉन्करर का एक ऐसा वेरिएंट है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर फोकस किसी का नहीं जाता। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि किस तरीके से वो लोकी के सीजन 2 के अंदर इस वाले वेरिएंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके दिखाने वाले हैं, और ये स्टोरी ग्राउंडेड के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार होगी। फिर इसके बाद हमारे पास अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कैंग के भी 2 और वेरिएंट बाकी हैं, बल्कि 3, लेकिन हम 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक हमारे पास इमोर्टस और एक हमारे पास आयरन लैड है। पहले तो मैं इमोर्टस की बात कर लेता हूँ क्योंकि उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। आप समझ सकते हैं कि कैंग द कॉन्करर अब जब अपनी टाइमलाइन के सबसे आखिर में पहुँच जाएगा, जब वो सब कुछ कॉन्क्योर कर चुका होगा, एवेंजर्स को हरा चुका होगा, और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो जाके बन जाएगा इमोर्टस, जहाँ पे वो मास्टर ऑफ टाइम बन जाएगा, और इस बात को मेक श्योर करेगा कि हर एक कैंग का वेरिएंट जो है वो फ्यूचर में जाके वही सारे के सारे स्टेप्स ले जिसके जरिए वो इमोर्टस बने। यानी वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सारे के सारे वेरिएंट्स को कंट्रोल करेगा, अपनी मर्जी से यूनिवर्सेस को मिटा देगा, टाइमलाइंस को मिटा देगा जो उसको सही नहीं लगेंगी। और यही वेरिएंट हमने देखा एंटमैन के क्रेडिट सीन के अंदर, जो कि बाकी सारे के सारे कैंग्स को लीड भी करेगा। लेकिन इसी की बात करते हैं मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट वेरिएंट के ऊपर, कैंग द कॉन्करर के, जो कि आयरन लैड है। आयरन लैड मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक सबसे ज़्यादा रीसेंट एडिशन था, जो कि 2005 के अंदर हमें यंग एवेंजर्स की सीरीज़ के अंदर नजर आया था। अब आयरन लैड के ऊपर बात करने से पहले हमें बाकी चीज़ों के ऊपर बात करना ज़रूरी है, जहाँ पे बेसिकली इस टाइम के ऊपर मार्वल कॉमिक्स में अवेंजर्स डिसअसेंबल का इवेंट हुआ था, जिसमें अवेंजर्स की जो ओरिजिनल टीम 1970s से चलते हुए आ रही थी वो डिसबैंड हो गई थी। लेकिन एक दिन एक आयरन मैन जैसे दिखने वाला सुपर हीरो इस पूरी टाइमलाइन के अंदर आता है, और वो अवेंजर्स को तलाश करने की कोशिश करता है, जहाँ उसको अवेंजर्स का कोई नामो निशान नहीं मिलता, क्योंकि ये टीम अब डिसबैंड हो चुकी थी। तो वो यहाँ पे अपनी एक अवेंजर्स की टीम बनाता है, अवेंजर्स से
रिलेटेड कुछ बच्चों को मिला के, जो कि यंग एवेंजर्स कहलाती है। लेकिन हमें बाद में ये बात पता चलती है कि यहाँ पे वो जो आयरन मैन जैसे दिखने वाला बच्चा था जिसका नाम आयरन लैड था, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट है। तो उसका ओरिजिन कुछ इस तरीके से कि कैंग द कॉन्करर जब कॉन्करर बन चुका होता है तो वो एक दिन अपने ही पास्ट के अंदर जाता है। जब वो अपने बचपन के अंदर मौजूद होता है तो उसके स्कूल में एक हादसा हुआ था जहाँ पे कुछ बच्चों ने उसको बुली करते हुए उसके गले को चीर दिया था। लेकिन क्योंकि वो 30th सेंचुरी के अंदर मौजूद था तो इसका इलाज अच्छे तरीके से हो गया था। लेकिन उसके बावजूद उसने तकरीबन 3 से 6 महीने जो अपने बेड के ऊपर गुजारे थे। तो कैंग द कॉन्करर अपने ही पास सेल्फ के पास जाता है और उसको ये बात वॉर्न करता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ इस तरीके से होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस तकलीफ से गुजरो जिससे मैं गुजरा हूँ। और वो बताता है कि किस तरीके से मैं तुम्हारे ही फ्यूचर से आया हूँ और तुम आगे चल के कैंग द कॉन्करर बनोगे। लेकिन नैथानियल रिचर्ड जो कि इस वक्त बच्चा था, उसके दिमाग में एवेंजर्स एक हीरोज थे और जब उसको ये बात पता चलती है कि उसके ही फ्यूचर सेल्फ यानी कैंग ने जो है एवेंजर्स को मारने का सोचा हुआ है, वो यूनिवर्स के ऊपर कब्जा करेगा, तो इस बात का फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी कैंग द कॉन्करर नहीं बनेगा। और इसीलिए वो वहाँ पे कैंग द कॉन्करर के आर्मर को चुराता है, उसके हेलमेट को चुराता है और उसी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता हुआ वापसी इस पूरी की पूरी 21st सेंचुरी के अंदर पहुंचता है एवेंजर डिसअसेंबल वाले इवेंट के अंदर। और इसी तरह वो यहाँ पे कैंग द कॉन्करर से भागने की कोशिश कर रहा होता है और इसीलिए उसने ये यंग एवेंजर्स की टीम को बनाया था ताकि कैंग से मुकाबला किया जा सके। और उस तरह हम देखते हैं कि कैंग यहाँ पे बेसिकली आयरन लैड को पकड़ने के लिए वापसी आता है, जहाँ पे एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी भगदड़ होती है, फसाद होते हैं, धमाके होते हैं। और क्योंकि आयरन लैड जो है उसको फ्यूचर में जाके कैंग द कॉन्करर बनना ही है, ये उसकी डेस्टिनी है और अब वो इस टाइमलाइन के अंदर आ गया जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इन दी एंड यहाँ पे आयरन लैड के पास सिर्फ एक ही हल होता है कि उसको कैंग द कॉन्करर के साथ वापसी अपनी टाइमलाइन के अंदर लौटना होगा, जहाँ पे वो कुछ टाइम जो है कैंग द कॉन्करर से खिलाफ आयरन लैड बन के ही अपनी ही एक पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है और अपने अलग तरीके से काम करता है। लेकिन ये बात डेस्टिन थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आयरन लैड एक ना एक दिन कैंग द कॉन्करर तो ज़रूर बनेगा। और एक दिन एक स्टोरी एवेंजर्स द चिल्ड्रन क्रुसेड के अंदर एक ऐसी मूवमेंट आती है जहाँ पे यंग एवेंजर्स और आयरन लैड के बीच एक लड़ाई हो जाती है और उसको यहाँ पे इस बात का फैसला करना होता है कि वो इनके साथ रुकेगा या उसके खिलाफ जाएगा उस पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम के अंदर। और अगर वो टाइम स्ट्रीम के अंदर जाता है तो वो कैंग द कॉन्करर बनेगा और आयरन लैड ना चाहते हुए भी उस पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम के अंदर चले जाता है, जिससे ये बात प्रूव होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आयरन लैड एक ना एक दिन कैंग द कॉन्करर ज़रूर बनेगा। और ये पूरा का पूरा जो पैराडॉक्स है, ये पूरा का पूरा लूप जो है, यही मुझे इस पूरे के पूरे वेरिएंट को सबसे ज़्यादा फेवरेट बना देता है। तो इस पॉइंट पर आके तकरीबन वीडियो हमारी 10 से 15 मिनट की निकल चुकी है और आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि कैंग द कॉन्करर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी से उसके सरफेस को ही छुआ है, उसके सिर्फ वेरिएंट्स के छोटे छोटे ओरिजिन को आपके साथ शॉर्ट करके बताया है। अगर मैं आपके साथ उसको डिटेल में डिस्कस करने बैठ जाऊँ और कैंग द कॉन्करर के कांड को गिनवाना शुरू करूँ तो ये वीडियो न जाने 30 से 40 मिनट की बन सकती है। तो आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो के जरिए एक बेसिक आइडिया ज़रूर मिल होगा कैंग द कॉन्करर कौन है, इमोर्टस कौन है, रामाटट कौन है, आयरन लैड कौन है, विक्टर टाइमली कौन है और स्कारलेट सेंचुरियन कौन है और वो किस किस तरीके से कैसे कैसे सारी के सारी चीज़ों के अंदर डेवलप होता रहा। तो कैंग द कॉन्करर एक भंडार है नॉलेज का, जिसको जितना छानने की कोशिश करोगे उतना ही उलझते जाओगे। तो आपके लिए यही अच्छा है कि इसकी सिर्फ बेसिक नॉलेज को अपने दिमाग में रखिए ताकि आप मूवी और आगे आने वाली सीरीज़ को समझ सकें। अगर आप इसकी डीप में जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप मेरी तरह रात में बस कैंग द कॉन्करर की सपने देख रहे होंगे। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह कैंग द कॉन्करर के किसी एक वेरिएंट के ऊपर डिटेल में बात करूँ, मतलब आपके अंदर अभी भी वो कीड़ा काट रहा है, तो कमेंट डाउन करके जरूर बताना, हम कुछ ना कुछ उसके ऊपर कर ही लेंगे। साथ साथ अगर इस तरह की ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हो तो मेरे दोनों चैनल स्पीड टाइगर जहां पे मैं कॉमिक्स को अपलोड करता हूं और स्पीड टाइगर एक्सप्लेन्ड जहां पे मैं मूवीज और टीवी सीरीज से हवाले से बात करता हूं, दोनों को सब्सक्राइब करना, दोनों के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से माल आ रहा होता है। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना जहाँ पे मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।